नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। और वक्त हो चला है न्यूज 18 टाइम का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज की, क्योंकि इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद पंजाब में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आरोप है कि इस फिल्म में के जरिए सिख समुदाय को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रिलीज से पहले फिल्म इमरजेंसी पर बवाल। कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। फिल्म में सिखों को बदनाम करने का आरोप। हमेशा विवादों में रहने वाली एक्टर कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के दौर पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। लेकिन ट्रेलर रिलीज के बाद सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इनका आरोप है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे सिख समुदाय के लोग आहत हैं। खियाई दे विच दिखाया है कि पिंडरां वालियां दा करैक्टर अदा कर रहा है जिहड़ा बंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। फिल्म इमरजेंसी में वर्ष 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। आरोप है कि फिल्म में खालिस्तान के नाम पर कुछ किरदारों का गलत चित्रण किया गया है। फिल्म की रिलीज रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। दावा है कि फिल्म में सिखों की छवि को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। बारे में एक ट्रेलर जारी किया गया जिहड़ा कि बड़ा विवादपूर्ण है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ रोस है कि ये जी चीज़ दिखाई जा रही है, ये सिख करैक्टर नूं जिहड़ा कि बदनाम करने की कोशिश है। असीं इसका डटवा विरोध करते हैं। फिल्म इमरजेंसी पर बढ़ते विवाद से पंजाब बीजेपी के नेताओं के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई है। पंजाब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में धार्मिक कमेटी से मंजूरी के बाद ही बनानी चाहिए। अज वो कंगना रनौत की फिल्म के बारे च कुछ लोगों ने इतराज किया। मैं समझदा कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में भी जुटी हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव में कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है और इन मामले में जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबको सबक सिखाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या और महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में गुस्सा है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महिला अत्याचार अक्षम्य पाप है। इसके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने साफ लहजे में कहा कि हमारा बड़ा दायित्व है। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानून को भी लगातार सख्त कर रही है। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलगांव में महिलाओं के समूह ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत से अब तक 1 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, सीबीआई के रडार पर आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा अस्पताल के 4 डॉक्टर भी हैं। ये 4 डॉक्टर वारदात वाले वक्त अस्पताल में ही मौजूद थे और इसीलिए अब इसे लेकर यह सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात को क्या हुआ था ये जानने की कोशिश नहीं की या नहीं जाना। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की अब कोशिश कर रही है और इसीलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। जैसे कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। मौका वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय रॉय ही कातिल है या कातिल कोई और है। क्या कत्ल 1 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए। क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही। सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया। यहां तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है।
पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली ये मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। अब जानिए कि क्यों करवाया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट? अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति से जांच एजेंसी कर सकती है टेस्ट। कैसे काम करता है पॉलीग्राफी मशीन? मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है। सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मूवमेंट। कोलकाता केस इसलिए भी उलझ गया है कि जिस आरोपी संजय रॉय को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कहना है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके। लेकिन सवाल है कि क्या संजय सच बोल रहा है? संजय के दोस्त ने उसके व्यवहार को लेकर जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। करता था, उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे। आता तो भगा देते थे हम लोग का पास। मत दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते पीते बियर लेके आया था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया, मेरा क्या कर रहे, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे हम ही को। उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का, और ये गंदी वीडियो देखता था। हाँ, ये हो सकता है। पत्नी जो थी, 1 से ज्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो सभी जानता है, उसका 4 तो शादी है, 4। कोलकाता केस की जांच कहीं उलझकर दम ना तोड़ दे, इसलिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीबीआई हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाए। लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है, और हर तरफ दरिंदे के लिए फांसी और बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सियालदह कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसने स्वतः संज्ञान लिया, सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। सीबीआई कोर्ट में यह क्लियर कर चुकी है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा, या लंबी जांच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलझकर कुछ भी मुकम्मल पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि इंसाफ में देरी का एक मतलब ये भी होता है इंसाफ का नहीं मिलना। तो चलिए अब बात करेंगे जातिगत जनगणना की। एक बार फिर से देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है, और इस बार मांग को राहुल गांधी ने प्रयागराज से दोहराया है। राहुल गांधी न सिर्फ जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए जनगणना को अहम भी बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है, और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। जिस संविधान की कॉपी जेब में रखकर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, अब उसी संविधान के सहारे वो एक बार फिर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मैदान में हैं। और इस बार उन्होंने रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का चुना है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं और वो मिस इंडिया की लिस्ट देख रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी दलित, ओबीसी, आदिवासी या अल्पसंख्यक नहीं दिखी। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये बात बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी विभाजनकारी बातों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती, सरकार ओलंपिक्स के लिए एथलेटिक्स और फिल्मों के एक्टर्स को नहीं चुनती। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा, राहुल जाति जनगणना की बात कर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। यानी जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, अब बीजेपी उस पर चौतरफा हमलावर है, क्योंकि बात जातीय जनगणना से हटकर हिंदुओं को बांटने तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है और सीएम ने जन्माष्टमी की प्रदेश को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के प्रदेशवासियों को बधाई दी है। हरियाणा और राजस्थान की सफलता की उन्होंने कामना की है। साथ ही प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर के सीएम ने बड़ा बयान दिया, कहा कि प्रदेश को खुशहाली मिले। सीएम अब जयपुर के लिए इसके साथ ही रवाना हो गए। जन्माष्टमी की दिन में कई कार्यक्रमों में हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान बंसी वाले आप सभी पर मेहरबानी बनाए, और जिस तरह से जोधपुर में और राजस्थान में बारिश हो रही है, हमारा राजस्थान खुशहाल रहे, हरियाणा राजस्थान रहे, किसान हमारा समृद्ध रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की आपके माध्यम से राजस्थान के सभी जन को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब बात करेंगे बंशी वाले की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। उन्हें 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी के इस खास मौके पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 3 मंदिरों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर एक साथ इन तीनों मंदिरों के दर्शन किए जाएं तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। करौली का मदन मोहन और जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ मंदिर के दर्शन जो भी भक्त एक साथ करता है, माना जाता है कि उसने भगवान कृष्ण के संपूर्ण दर्शन कर लिए, क्योंकि इन तीनों मंदिरों में नंदलाल की अलग अलग छवि बसी हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर भक्त भारी संख्या में इन तीनों मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि एक साथ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हजारों श्रद्धालु एक दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी के दर्शन के लिए आते हैं।
तीनों विग्रह एक ही है। इनकी माँ, इनकी दादी ने पद्मनाभ जी से कहा कि मुझे एक ऐसी मूर्ति बनवाओ जिससे क्या कि मुझे संपूर्ण कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो जैसे ही उन्होंने पहले गोविंद देव जी की मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या है, इनका केवल मुझे बुखार में दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी की मूर्ति करने के ये मेरा वक्षस्थल है इनका। और फिर जब मदन मोहन जी की मूर्ति बन गई तो मदन मोहन जी की मूर्ति पर उन्होंने देखा कि उनकी चरणारविंद जैसे भगवान कृष्ण के थे वैसे चरणारविंद उनके है। तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण कृष्ण की अगर दर्शन करने हो तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करके आदमी को सारी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। माना जाता है कि इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण एक ही पत्थर से हुआ, लेकिन तीनों ही प्रतिमाओं में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण छवि नहीं मिलती है। इसलिए संपूर्ण छवि देखने के लिए गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन मंदिर में एक साथ दर्शन करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि करौली स्थित भगवान मदन मोहन की प्रतिमा के दर्शन करने भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। जयपुर के गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने से श्री कृष्ण के वक्ष स्थल के दर्शन होते हैं। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु के दर्शन होते हैं। इसलिए इन तीनों प्रतिमाओं के दर्शन को संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन माना जाता है। भगवान मदन मोहन को लेकर के ये मान्यता है कि ये कृष्ण जो है मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये तीनों विग्रह एक ही हैं। पद्मनाभ जी ने इन विग्रहों का निर्माण किया था, तो उन्होंने जब बनाया, मदन मोहन जी को बनाया, तो उनके चरण चिन्ह कृष्ण भगवान के जैसे बन गए। इसी प्रकार गोपीनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें भगवान का वक्ष स्थल बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण भगवान जैसा है। और इसी प्रकार गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो भगवान जो है गोविंद देव मुखारबिंद उनका जो है वो बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा है। तो एक ही सूर्योदय में इन तीनों विग्रहों के एक साथ दर्शन करने से संपूर्ण कृष्ण दर्शन का लाभ मिलता है। इन मंदिरों के निर्माण के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा। उनके स्वरूप के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके दर्शन करने के लिए उस पत्थर की मूर्ति से 3 प्रतिमाएं बनाई, जिस पर श्री कृष्ण स्नान करते थे। इन तीनों ही मूर्तियों में भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं। उसकी सेवा पूजा गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत और नियमों के तहत होती है। इनके मदन मोहन जी के जो प्राथमिक रूप से जो सनातन गोस्वामी प्रमुख प्राकट्यकर्ता माने जाते हैं, और उन्हीं के अलावा गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी की भी सेवा पूजा ऐसी गौड़ीय संप्रदाय से होती है। इन 3 मूर्तियों का। और इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।